मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ऐसा ही हौसला दिखाया है गुजरात के रमेश भाई रूपारेलिया ने। बचपन से लेकर जवानी तक गरीबी इतनी थी कि पेट पालना मुश्किल था। रमेश भाई बताते हैं कि हम लोग दूसरों की गाय चराते थे, इसके बदले महीने के महज 80 रुपए मिलते थे। घर ऐसा कि बरसात के दिनों में बाहर से ज्यादा घर के अंदर पानी बरसता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि सड़क के किनारे लगे सुरंग में सोना पड़ा। माँ दूसरों के घरों में काम करती, तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती। पालन, गोचरान और वही काम था, थोड़ा बहुत खेत में काम था, वही कुछ काम था ही नहीं। हम रोजगार के लिए भी लोग उसी को ही चुनते थे। हम जब गाय चराने दूसरे की रखते थे तो हमें महीने का 80 रुपया मिलता था और उसको हम रोजगार समझते थे। बाद में जिन गायों को लोग सड़कों पर छोड़ देते थे, उन गायों को मैंने पालना शुरू किया। पहले दूध बेचा, फिर घर घर जाकर घी। बचपन में जैसे छोटे छोटे थे तो दादाजी के साथ गाय चराने जाते थे। धीरे धीरे उसको हम गाय चराना अपने जीवन का काम समझने लगे। सबसे पहले तो परिवार के और रिलेशन के जो रिलेटिव लोग होते हैं वही ऐसा बार बार टॉर्चर करते रहते थे कि गाय से कुछ नहीं होता, हमारे बाप दादा मर गए गाय के साथ काम कर के, और आप मरोगे, पूरे परिवार को डुबाओगे, यही बातें सब करते रहते थे। लेकिन हमारा क्या एक वो था मन में कि जो आध्यात्मिक रूप से हमने गाय को देखा था जो बचपन में, तो हमें एक विश्वास था कि गाय ही सब कुछ है और गाय के आधार पे ही मनुष्य अच्छी तरह से जिंदगी जी सकता है। तो वो एक सपना था पहले से। तमाम संघर्षों ने नाम मात्र के पढ़े लिखे रमेश भाई को ऐसा हौसला दिया कि आज गौपालन और उसके व्यापार में उनकी सफलता लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। संघर्षों की एक पूरी कड़ी से गुजरे हैं रमेश भाई। कभी शादियों में फेंकी हुई रोटी खाकर गुजारा किया, तो कभी किसी दूसरे के खेतों पर मजदूरी की, मगर गौपालन का सपना उनके मन में ऐसा जड़ जमा चुका था कि तमाम संघर्षों ने उनके सपनों को और धार दी। जब हम गांव छोड़ के गोंडल में आए मजदूरी के लिए एक जैन परिवार के खेत में, तो पहले मैं अकेला आया था। छोटा भाई सूरत में डायमंड में मजदूरी करता था और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे 2, तो वो गांव में जहां जन्मस्थल था वहीं पे रहते थे। मैं अकेला ही इधर आया था। तो एक माहौल ऐसा था, 4 साल का संघर्ष, जो फेंकी हुई शादियों में फेंकी हुई रोटियां और मिठाई खाने के दिन थे, और वो भी हमने कर लिया है, लेकिन गाय के साथ नहीं छोड़े। अभी हमारे पास लगभग छोटे मोटे सब मिला के 250 के आसपास टॉप A1 क्लास गिर गई। हमारे उत्पाद मोटे मोटे मैं बता दूं तो 200 के आसपास ऑलरेडी है, और उसको हम जो लोग हैं दुनिया के 123 देश में ऑफिशियली फूड सेफ्टी डेटा, MSD डेटा के साथ पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। सरकार से ना लिया है, ना तो हमने ऐसा कोई लोन लिया है बैंक से, परंतु अभी हम फिलहाल एक ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, ऐसी जो भारत सरकार की NDDB के माध्यम से एक योजना है, उसका हमें सैंक्शन लेटर मिल गया है और उस पर हम आगे काम कर रहे हैं। आज रमेश भाई की जो गौशाला आप देख रहे हैं, यहाँ 250 से ज्यादा गाय हैं। इसके घी से सालाना 8 करोड़ का बिजनेस है। 123 देशों में घी एक्सपोर्ट होता है। रमेश भाई बड़े गर्व से बताते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चर और ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ। सफल एंटरप्रेन्योर बनाने के तरीके बताता हूँ। गौपालन को ही अपना परम लक्ष्य बनाने वाले रमेश भाई रूपारेलिया की कहानी हर किसी को प्रेरणा से भर देती है।
हाँ, गोटेक नाम का ग्लोबल काव इन्वेस्टमेंट समिट GCCI करके हमारी एक संस्था है, जिसके आदरणीय वल्लभ भाई कथिरिया, जो अटल बिहारी वाजपेयी में भारत सरकार के मंत्री रह चुके हैं, उसके अध्यक्षता में ये GCCI करके एक संस्था बनाई है हमने, जिसका मैं बॉडी डायरेक्टर भी हूँ। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में उसकी शुभकामना के साथ एक ऐसा राजकोट के अंदर ग्लोबल काव इन्वेस्टमेंट समिट एक ऐसा बड़ा एक्सपो कर रहे हैं, जो आज तक इतिहास में पहली बार हो रहा है कि उसमें बाहर गोपालन के अंदर इन्वेस्ट करके बिजनेस मॉड्यूल खड़े करने वाले लोग भी आएंगे, गोपालक भी आएंगे, उनके साथ गोपालक जुड़ेंगे, कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले आएंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले आएंगे, विविध प्रकार के उसमें लोग आएंगे जो पूरे वर्ल्ड से आएंगे, और उससे एक दूसरे को मिलाने का अवसर हमें प्राप्त होगा, लोग जुड़ेंगे और उसी के माध्यम से और गाय को एक बड़े लेवल पे, वैश्विक लेवल पे आर्थिक उत्पादन का आधार समझ के, रोजगारी का आधार समझ के प्रस्थापित किया जाए। और लोगों इंडस्ट्री आज क्या हो गया है, इंडस्ट्री लॉबी, किसान लॉबी, गोपालक लॉबी, सब अपने अपने लॉबी में बट गए हैं। अब यदि समझ लीजिए कोई गाय बेस्ड इंडस्ट्रीज खोले, गोबर से विविध प्रकार की आइटमें बनाए, ग्लेस बनाए, टाइल्स बनाए, वो बनाए, गमछे बनाए, टोपी बनाए, जूते बनाए, चप्पल बनाए, बिछाने की चादर बनाए, तो एक बहुत बड़ा रोजगार है। गौमूत्र से उस प्रकार से अलग अलग पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र, ह्यूमन मेडिसिन, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल उसमें काम करे, तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, रोजगार भी देंगे, बिजनेस भी देंगे। ऐसे ही दूध से एक स्पेशल कैटेगरी का A2 मिल्क का पनीर, A2 मिल्क का आइसक्रीम, A2 मिल्क का लच्छी, A2 मिल्क का अलग अलग प्रकार के मिठाई, उसमें एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हो सकती है। तो एक हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से गाँवों को रोजगार, यदि गांव टूट गए ना तो भारत टूट गया समझ लेना। गाँवों को बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए गाँवों के साथ माइक्रो में काम होगा, तो ही गाँव बचेंगे, तो ही गाय बचेगी। रमेश भाई जब अपने पुराने दिनों में लौटते हैं तो उनकी आंखें कई सारे दर्द को समेटे हुए दिखाई देती हैं। वो बताते हैं, हम लोगों के पास कहने को तो 10 एकड़ जमीन थी, लेकिन बंजर। घर चलाने के लिए हम लोग दूसरे लोगों की गाय चराने के लिए जाते थे। इसी बीच पापा को लगा कि यदि छोटी सी गौशाला खोल लें तो शायद घर के हालात ठीक हो जाए। उन्होंने कुछ गायें तो खरीदी, लेकिन फायदा होने के बदले हम लोग कर्ज में डूब गए। घर जमीन सब कुछ बेचना पड़ा। अब न रहने के लिए कोई आसरा था और न खाने के लिए दाने। अनुभव के बाद कह रहा हूँ कि यदि गाय को रोजगारी का आधार बनाया जाए विविध क्षेत्र में विविध प्रकार से, तो गाय एक भी सड़क पे नहीं घूमेगी और लोगों की उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उसकी जो अंदर की टेक्निक है, टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से आप चारा देते हो, तो गाय गोबर में करोड़ों बैक्टीरिया देते हैं। 1 ग्राम गोबर के अंदर 300 लाख करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, जो माटी को उर्वर कर, माटी को न्यूट्रिटेड और माटी को मजबूत बनाने का काम करते हैं। गाय के गोमूत्र में हमारे जूनागढ़ की यूनिवर्सिटी डॉक्टर बालू गोलकिया ने गोमूत्र के अंदर एक प्रकार का गोल्ड है, जो मनुष्य के हेल्थ के रूप, उसमें मेडिसिन के रूप में काम कर सकता है। वो एक न्यूट्रिशन है। ऐसे 5100 न्यूट्रिशन गाय के गोमूत्र है। ऋषि मुनियों से लेकर आज तक, अब तो लैब में भी फाइनल हो गया कि ये है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने का, उसको न्यूट्रिशन को ह्यूमन बॉडी के लिए उपयोगी, पूरे संसार के लिए उपयोगी बनाने का काम यदि किया जाए, तो मुझे लगता है कि गाय एक भी सड़क पे नहीं घूमेगी और एक भी युवा देश में बेरोजगार नहीं रहेगा। तो गाय के जो गौ हत्या का मुद्दा है, वो एक पॉलिटिकल गेम है। यदि उसको वास्तविक रूप में काम करने पर आ जाए, यदि नेता, सरकार और मीडिया, तो मुझे नहीं लगता है कि गौ हत्या का मुद्दा, गाय राष्ट्र माता अपने आप बन जाएगी, क्योंकि वो पहले से ही विश्व माता है गाय। क्योंकि गाय कभी मुसलमान को अलग दूध नहीं देती, क्रिश्चियन को अलग दूध नहीं देती, सिखों को अलग दूध नहीं देती। सभी पूर्ण मानव संस्कृति की तंदुरुस्ती का आधार बनी है गाय,
और वो साइंस के साथ भी अब तो मान्य हो गया, विदेशों ने प्रमाणित कर दिया कि A2 मिल्क जो देसी गाय में है वो हेल्थ के लिए एकदम बेनिफिशरी और हेल्थ को पावरफुल, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का वो आधार बन सकती है। तो उस नज़र से देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। सिर्फ गौ हत्या के लिए संस्थान खड़ी करना, गौ रक्षा का एक बहुत बड़ी सेना बनाना, मैं मानता हूँ वो काम सारे ज़रूरी है, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गौ हत्या, गो तस्करी से गाय को छुड़ाने के बाद का क्या? हमने गायों की चयन ऐसे करी थी कि जो आपके पास, मैं जानता हूँ कि आपके पास टॉप क्लास ब्रीड है और उसमें गायों के थन बंद है, रिपीट हो रही, रिपीटर गाय है, तो वैसी गाय मैं लाता था 2007 से 10 तक। कई मेरे वीडियो भी है, कई गायों के पेट से हमने 250 किलो तक पॉलीथीन निकाली, फिर उसको ब्रीड किया, उससे ब्रीड बच्चे हुए। अब जो प्रॉब्लम उस गाय में थे, जैसे थन बंद होना, रिपीट होना, प्लास्टिक निकलना, गाय एक थन वाली हो जाना, वो जेनेटिकली डिसऑर्डर नहीं है, वो प्रैक्टिकल डिसऑर्डर है। तो हमने उससे जो बच्चे हुए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज उसमें से लेकर के वो जो हमने 30 गाय इकट्ठी की थी, उसमें से लेकर के आज हमारे पास 250 गौमाता है। A1 क्लास है, टॉप क्लास, जिसमें 12 लीटर से दिन का लेके 32 लीटर तक मिल्क। 2005-2006 की बात है। हम लोग गांव से गोंडल शहर आ गए। संयोग से एक साल प्याज की बम्पर खेती हुई और 35 लाख की फसल बिकी। इसी ने मेरी किस्मत बदल दी। जिस गौशाला में बैठकर हम लोग बात कर रहे हैं, ये उसी कमाई की है। गाय पालन का माहौल रमेश भाई के लिए कोई नया नहीं था। बचपन से ही गायों के बीच रहे रमेश भाई की शुरुआत गाय चराने से हुई। पहले अपनी गायों को चराते थे, बाद में यही उनका पेशा बन गया। राजकोट के एक छोटे से गांव में जन्मे रमेश भाई की पढ़ाई महज 7वीं क्लास तक ही हो पाई। आज रमेश भाई बड़े से बड़े इंजीनियर और डॉक्टरों को गौपालन की खूबियां बताते हैं। युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार मुहैया करा रहे हैं। उनके YouTube चैनल के करीब 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। गायों की गिर नस्ल के पालन में रमेश भाई युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों को खोल रहे हैं। रमेश भाई से ट्रेनिंग पाए ऐसे तमाम छात्र हैं जो आज खुद का व्यापार खड़ा कर चुके हैं। बहुत खुशी होती है मुझे, कई बार खुशी से आंसू भी आ जाते हैं कि भगवान ने हमसे इतना काम करवाया। कि जैसे मेरा एक स्टूडेंट है गुड़गांव में, कृष्ण मोहन यादव, उसके पास 1100 गाय है और इतनी अच्छे से गाय को रखते हैं। वो खूब सुखी परिवार से है, उतनी अच्छे से हम भी नहीं रख सकते, इतनी अच्छे से वो गाय रखते हैं। ऐसे ही इंदौर में है, अंकित जैन है, गोविंद महेश्वरी है, नरेंद्र है, और उज्जैन में है अपना गुजराती एक भाई, और ऐसे ही विजयवाड़ा में है महिपाल करके, ऐसे ही जोधपुर फलोंदी में है एक राजेंद्र बिश्नोई। ऐसे हर जगह पे अपने स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट अपनी उसकी गौमाता को अपने बताए हुए मार्ग पे अच्छे से पाल रहे हैं और उसका बिजनेस भी अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से सुखी संपन्न तरीके से रखते हैं। तो मेरा ये एक खुशी का पल है कि मैं इतने लोगों को, जैसे हमारी एक YouTube चैनल है और करोड़ों में व्यूज़ हैं, तो उससे हमें एक खुशी मिलती है और भी आगे मोटिवेशन मिलता है। खुशी तो क्या कहे, अभिमान तो नहीं आता, पर मोटिवेशन मिलता है कि यार अब जैसे मैं कोई वीडियो में फेसबुक में बोल दूँ तो वो 24 घंटे में 3-3 मिलियन तक चला जाता है। तो उससे मुझे मेरी शक्ति का अंदाज़ा आता है कि कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और कितने लोगों की ज़रूरत है जो मैं बोलता हूँ वो। तो इसी प्रकार से कदम कदम हम इस बात को लेके जा रहे हैं और मुझे आशा भी है कि दुनिया कितनी भी डिजिटल हो जाए, 2G, 4G, 10G, 12G कुछ भी हो जाए, लेकिन इंसानों को जो खाने की चीज़ है वो कभी कंप्यूटर में बनने वाली नहीं है। उसके लिए ज़मीन, और ज़मीन को संतुष्ट और तृप्त और मजबूत करने के लिए गाय। तो गाय और खेती से मनुष्य डिस्कनेक्ट कभी हो ही नहीं सकता, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, गाय और खेती कंपलसरी है। मैं एक बहुत आर्थिक रूप से गरीबी से गुजरा हुआ इंसान हूँ, तो मुझे हर चीज़ में पैसा कमाने का एक दिमाग के अंदर बैठ गया है, लेकिन शास्त्रों के संगत काम करना, ये बात भी मेरी पक्की है कि किसी के साथ चीटिंग ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो।
तो हम जैसे गाय के गोबर के उपले जलाते हैं तो उससे जो भस्म होती है उसका वर्णन है भस्म चिकित्सा में, और हर चीज़ में गाय के गोबर की भस्म का महत्व है। तो मैंने लैब में भेजा, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के लैब में, तो उसमें 22 एलिमेंट पाए गए जो ह्यूमन बॉडी के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं, और वो भी उसका डिसेबल है, जो डिसोल्व हो सकता है बॉडी के अंदर। तो उसको भी बेचना चालू किया, और लोग लेते हैं 1000 रुपये 20 ग्राम, ऐसे हम बेचते हैं, पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। तो मैं हमेशा हर चीज़ को एक बिजनेस मॉड्यूल से देखता हूँ, और हर चीज़ को इनोवेटिव हर चीज़ को इनोवेटिव करने की हमेशा मेरी, मूल्यवर्धन करने की हमेशा मेरी एक चाहत रहती है। मैं दूसरों को जो सिखाता हूँ वो भी वही सिखाता हूँ कि आप गौमूत्र मत बेचो, गौमूत्र को लायोफिलाइजर सिस्टम में फ्रोज़न करके पाउडर करके उसका आप जो है ना पाउडर बना के बेचो। तो ये एक मेरी सोच रहती है कि हर चीज़ को, जैसे हम मूंगफली पकाते हैं ऑर्गेनिक, तो मूंगफली नहीं बेचते, मूंगफली का तेल निकालते और उसका पीनट बटर बनाते, पीनट बटर बना के बेचते हैं। तो वो मेरी एक सोच बन गई है कि कोई भी चीज़ है, जैसे हम बेच रहे हैं यहाँ सहजन की पत्ती का पाउडर, बेलपत्र का पाउडर, शीशम की पत्ती का पाउडर, करेले का पाउडर, लौकी का पाउडर, करेले की बेल का पाउडर, पुनर्नवा का पाउडर। तो ये दिमाग बन गया कि हर चीज़ का मेडिसिनल उपयोग समझो, और उसको मेडिसिनल हर्बल उपयोग समझो, और ह्यूमन बॉडी में कैसे फूड सप्लीमेंट काम करे उस प्रकार से देखो उसको, और उस प्रकार से उसको मार्केट में ले जाओ। रमेश भाई से ये पूछने पर कि फिर ये घी के बिजनेस का आइडिया कैसे आया, इस सवाल पर रमेश भाई घी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेकर चलते हैं। तो यहाँ जो मक्खन से गर्म करके उसको घी कैसे बनाया जाता है, पहले विधि है ये, जो मक्खन को पानी से धो करके अब इस कढ़ाई में डालेंगे, आप देख रहे हैं, और इसको डालने के बाद इसको गर्म किया जाएगा हल्की आंच पे, गाय के गोबर के उपले और लकड़ी, धीरे धीरे उसको गर्म किया जाएगा, और उसके बाद उसको एकदम माइक्रो में छाना जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर कोई कचरा न रहे। वो बताते हैं, मैं और तो क्या करता, घी के अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। गाय से लगाव तो था ही, जब शहर आया तो मजदूरी के साथ साथ गाय भी पालने लगा। मुझे याद है एक छोटा सा 10x10 का रेंट पर एक कमरा था, जिसमें हम 6-7 लोग रहते थे। यहीं पर घी तैयार करता था। शुरुआत में तो घर घर दूध बेचने जाता था, लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद मैंने कसम खा ली कि अब दूध तो नहीं ही बेचूंगा, चाहे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। वो बताते हैं, मुझे याद है एक रोज एक परिवार को दूध पहुंचाने गया था। उस परिवार की महिला ने आरोप लगाया कि दूध में से बदबू आ रही है। अब उसे मैं कैसे समझाता कि गिर गाय के दूध का स्वाद ही ऐसा होता है, इसमें एक अलग ही सुगंध होती है। दूध जो है ना वो एक बेचने का चीज़ ही नहीं है। पंचगव्य गाय का जो है उसमें से एक चीज़ है दूध, जो जिसको हम लोग गाय का अंकन, गाय का मूल्यांकन अपनी सनातन संस्कृति में दूध से नहीं था, परंतु आज के भौतिकवाद में उसका अंकन दूध से हो गया, मूल्यांकन। तो दूध जो है ना वो एक बाई प्रोडक्ट है। यदि दूध को छोड़ के हम देखें, या तो फिर दूध का मूल्यवर्धन करें, दूध सीधा बेचने की चीज़ है ही नहीं। तो हमें जब समझ में आया, जब हम दूध देते थे तो पढ़ी लिखी महिलाएं हमें श्राप देने का काम करती थी कि ये दूध में पानी है, आप पानी मिलाने के बिना आपके मन में को शांति नहीं होती, हम अपने बच्चों के लिए लेते हैं। तो फिर हमने सोचा कि ये हम इतना शुद्ध दूध देने के बाद भी, क्योंकि दूध वाले की इज्जत इतनी हो गई है, आज दूध वाले जो दूध लोकल बेचते हैं वो रोड पे खड़े रह के पानी डालते हैं। तो इसके कारण लोगों के अंदर एक भावना बैठ गई है कि दूध बेचने वाला हमेशा पानी डालता ही है। तो हमने सोचा अब इस रास्ते से हम बाहर, इस चीज़ से हम बाहर निकल के ऐसा कुछ काम करें कि जिससे एक गोपालक की वैल्यू बने, गाय की वैल्यू बने और लोगों को अच्छी चीज़ मिले। तो उसके बाद हमने दूध बेचना बंद किया और उसका दूध का दही बनाते, और दही बनाने के बाद उसको मंथन करते, मंथन करने के बाद उसका घी मक्खन बनता है, मक्खन निकालने के बाद घी बनाते, और वो घी आज हम पूरे विश्व में बेच रहे हैं और अच्छे दामों से बेच रहे हैं, जिससे हम हमारी गाय को क्वालिटी का फूड देते हैं और उससे हम क्वालिटी के एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, और हम जो हमारे कस्टमर है उसको क्वालिटी प्रोवाइड भी कर सकते हैं, और क्वालिटी का कुरियर भी यूज़ करते हैं। देश की, विश्व की नामी कंपनी है DHL, ब्लू डार्ट, ऐसे कुरियर का हम उपयोग करके कस्टमर को अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
तो मैंने अभ्यास किया था जो नंदी को ट्रीटमेंट करने में, तो हमने जो किताबें पढ़ी, जहाँ से समझ आया कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए सारे शास्त्र है, तो एनिमल बॉडी में भी काम कर सकते हैं, तो एनिमल बॉडी के लिए यूज़ किए। उसके बाद हमने वही फार्मूला, शास्त्रों के प्रमाणित फार्मूला है, तो ऐसे हर्बल, अलग अलग हर्बल प्रकार के औषध, हर्बल प्रकार की उसमें चीज़ें मिला के हर्बल घी बनाया, और उसको आज हम पूरे विश्व में प्रचार भी हो रहा है और उसको हम बेच भी रहे हैं। तो ऐसे लगभग हमारे पास 60 के आसपास घी है। जैसे ज्योतिषमती घृतम, ज्योतिषमती के बारे में ऋषि मुनियों ने बताया है कि वो 7 जन्म की याद दिला सकती है, पर हमें नॉलेज नहीं रहा। तो ऐसे फल घृतम, त्रिफला घृतम, काशी शादी घृतम, अस्थि श्रृंखला घृतम, कुमकुम आदि घृतम, ऐसे लगभग 60 से अधिक घृत हमने निर्माण किए, और उसके परिणाम भी अच्छे हैं। अच्छे वैद्य जो है उसको उपयोग करते हैं और लोग ठीक होते हैं। घी बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एक छोर पर कढ़ाई में मक्खन खौलाया जा रहा है, वहीं दूसरे छोर पर कुछ महिलाएं घी की पैकेजिंग कर रही हैं। रमेश भाई कहते हैं कि 2010 के बाद जब उन्होंने घी बनाने और इसे बेचने की शुरुआत की, तो उन्हें ना तो इसकी मार्केटिंग के बारे में कुछ समझ थी और ना ही घी की क्वालिटी को लेकर। पहले वो घर घर जाकर बर्तन में घी लेकर बेचा करते थे। रमेश भाई बताते हैं कि जब मैंने छोटे लेवल पर घी का बिजनेस शुरू किया था, तो पत्नी इसे बनाती थी और मैं साइकिल पर लाद कर घर घर बेचने के लिए जाता था। फिर शहर में बेचने लगा। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि लोग गिर गाय का प्योर शुद्ध घी देखकर ही हाथों हाथ खरीद लेते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्हें घी को खरीदने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो लोगों का कहना था कि ज़्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद भी उन्हें ओरिजिनल घी नहीं मिल पाता है। दरअसल मुझे पता था कि बिजनेस तो अब घी का ही करना है, इसलिए लोगों से घी बेचने के साथ साथ फीडबैक भी लेने लगा। फिर क्या, गौ सेवा के साथ साथ इसमें कमाई का भी बड़ा स्कोप दिखा। मैंने गायों के चारे से लेकर इसके खान पान, औषधि, इन सारी चीज़ों के बारे में पता करना, जानकारी जुटाना शुरू किया। रमेश भाई की गौशाला में दूध देने वाली 50 से ज़्यादा गाय एक कतार में बंधी है, जबकि जो गाय दूध नहीं दे रही हैं उसे रमेश भाई ने दूसरे सेक्शन में बांध रखा है। वो कहते हैं अभी 250 से ज़्यादा गाय हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तो महज 10 गाय थी। जो गाय कमज़ोर, बूढ़ी या बीमार होती थी, लोग उसे या तो खुले में छोड़ देते थे या कम पैसों में बेच देते थे। मैं इन गायों को अपनी गौशाला में ले आता था। उसी समय गुजरात सरकार एक पॉलिसी लेकर आई, जिसमें 10 से ज़्यादा गाय रखने वाले लोगों को 10 लाख की सब्सिडी मिल रही थी। मुझे भी इसका लाभ मिला। प्याज से हुए 35 लाख के मुनाफे से मैंने 4 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, और सब्सिडी मिलने के बाद मैंने गौशाला के एरिया को बढ़ाना शुरू किया। 35 लाख की प्याज हुई, वो एक जीवन की ऐतिहासिक घटना है। और उसके बाद ये जो ज़मीन हमने खरीदा उसी पैसे से इसके ऊपर एक संस्थान, एक कंपनी खड़ी कर दी, और उस कंपनी के माध्यम से आज हम टीचिंग दे रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लगभग 10 साल से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और 14,000 से अधिक लड़के लड़की हमसे ट्रेनिंग ले गए, और 26 देश से आकर के ट्रेनिंग ले गए। तो मुझे कभी कभी गर्व भी महसूस होता है कि ये काम भगवान, गौमाता, उसका काम हमसे करवाती है। उसमें हमारा पूरा परिवार का इन्वॉल्वमेंट है, आप लोगों का भी है, सोशल मीडिया का भी है। कहीं ना कहीं आप लोग भी हमें प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो सुरेश चौहान जी से भी मैं जब भी मिलता हूँ तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, पावर मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिससे मैं मिलके पावर प्राप्त करता हूँ। और कभी दुखी होता हूँ या लोग मेरे पीछे लग जाते हैं, तो नरेंद्र भाई मोदी को याद कर लेता हूँ, क्योंकि भारत में 140 करोड़ जनता है, उसमें से आधी जनता तो रोज़ गाली देने का ही काम करती है। लेकिन फिर भी नरेंद्र भाई मोदी उसके हित में ही हमेशा सोचते हैं। अब तो पूरे विश्व के हित में सोचने लगे। तो जब इंसान ऊपर उठता है ना, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मोदी जी को वो प्रचारक के रूप में हमने देखा है और मिले हैं, काफ़ी कार्यक्रमों में मिलना जुलना हुआ है। लेकिन जब से वो राजनीति में आए, तब से हमारी जो पढ़ती का क्रम चालू हुआ था, उससे डिस्कनेक्ट काफ़ी हो गए और कभी मिलना हुआ नहीं। परंतु हमारी शुभकामना हमेशा वो सुनते हैं, और मैं उसको प्रति महीना घी भेजता हूँ। वो घी शायद वो खाते होंगे, उसके ऑफिस से हमें लेटर भी आते हैं। परंतु हाँ, ये बात निश्चित है कि वो एक सादगीपूर्ण साधु पुरुष है, त्यागी पुरुष है, और हृदय में उसके हमेशा देश के युवा और देश की प्रगति हमेशा रहती है। इसीलिए हम भी उसको आदर्श मान लेते हैं।
और हम भी उससे कई बार प्रेरणा लेते हैं कि आपके पीछे कोई बुराइयों का अभियान चलाए तो नरेंद्र भाई कान बंद कर लेते हैं लेकिन आंखें खुली रखते हैं। उसी प्रकार से हम भी करते हैं, जब हमारी बुराइयां करने लोग लग जाते हैं तो हम कान बंद कर देते हैं और आंखें खुली रखते हैं, देखते रहते हैं और चलते रहते हैं।